Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing great and in good health. Welcome to my class. We'll be continuing with the chapter that is sets, and lastly we have done exercise 1.3, and I've explained you question number 1, 2, 3, and question number 4 I have given you for homework, and hopefully you have completed all the 4 questions. If you have done 4 questions, then question number 5 is not a big deal for you. You'll be able to do it easily. It's the same, the combination of subtraction of a set, intersection or union of a set, plus with the addition of the multiplication of a set, right? 1.2 एक्सरसाइज में आप बहुत डीपली आपने अंडरस्टैंड किया कि आपने इन तमाम फंक्शंस को किस तरह से सेट्स पे ऑपरेट करना है, एंड होपफुली आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अभी आप मल्टीप्लिकेशन भी सीख चुके होंगे कि दो सेट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि हाउ टू ऑब्टेन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, राइट? लेट्स मूव ऑन टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5. Exercise 1.3, and question number 5 is let A is equals to set 1 2 3 4, B is equals to 2 4 5 6, and C is equals to 2 3 6 8. Find यानी कि आपको क्वेश्चन देखते हैं अब क्या गिवन है. The question is you have to find A minus B, यानी कि the difference of A and B, and the difference of B and C, and then you have to multiply the sets that are obtained after taking difference, right? इसी तरह से आप क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट आपको पता है कि यू विल बी लीविंग वन लाइन. आफ्टर लीविंग वन लाइन यू विल बी राइटिंग द सेम क्वेश्चन एज गिवन टू यू, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा. ठीक है, A माइनस बी bracket open and close, and then multiplication again bracket open, B minus C, and then bracket close, right? Okay students, यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप कि इस तरह के सिनेरियो में एक कॉमन सेंस की भी बात है कि जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, डेफिनेटली कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए अभी तक जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है तो यू मस्ट हैव सीन कि यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 सेट्स. तो यहाँ पे जिन सेट्स को मल्टीप्लाई करने की बात की जा रही है, पहले तो हम वो सेट्स डेफिनेटली फाइंड आउट करेंगे ना. जैसे कि A माइनस बी सेट, वी डोंट हैव A माइनस बी सेट, वी ओनली हैव A सेट एंड B सेट इन क्वेश्चन. सो वी विल बी फाइंडिंग फर्स्ट A माइनस बी सेट और B माइनस C सेट. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले A माइनस बी फाइंड आउट करें या B माइनस C फाइंड आउट करें, बट इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन को उसके पैटर्न के हिसाब से ही, जिस तरह से वो आपको गिवन है उसी हिसाब से उसको सॉल्व कीजिए. ठीक है, A माइनस बी इज़ इक्वल्स टू, यानी कि सबसे पहले चूँकि A हमारे पास एज एन लेटर लिखा हुआ है तो हम A का एक जिस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वो सेट लिखेंगे, देन माइनस का साइन, एंड देन सेट B जिस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेट लिखेंगे, राइट? देन नेक्स्ट इससे स्टेप में हम उन दोनों सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. एंड आपको पता है डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है. डिफरेंस फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हें कट कर देते हैं और फर्स्ट सेट के बचे हुए एलिमेंट्स को कॉपी डाउन कर लेते हैं. ठीक है, और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो 1, 3 है, और जो सेट्स हमारे जो एलिमेंट्स हमारे पास दोनों सेट में सेम हैं वो हैं 2 and 4. नाउ विल बी फाइंडिंग B माइनस C. Same B minus C is equals to set B minus set C. Again the same procedure will be followed कि how to take out the difference. The difference will be taken as you will be subtracting the same elements, like you will be cutting. और आपको ये अच्छे से पता है कि अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया तो मैं आपको बता देती हूँ कि कट करने के लिए यू कैन यूज़ योर पेंसिल. आप पेंसिल से जिस तरह से
किसी भी लेटर को डायगनली कट किया जाता है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसे ही एलिमेंट्स को कट कर सकते हैं, ठीक है। या आप सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो तो भी आप इसे कट कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल, यूज़ पेंसिल फॉर कटिंग। तो आप नंबर को कट करेंगे, ऐसे नहीं है कि आप उसके ऊपर कलरिंग कर दें पूरा और कीड़े मकोड़ों की तरह उसको कलर कर दें, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है। आप उसको हल्का सा पेंसिल से कट कर सकते हैं, डोंट कलर इट, just cut the elements, same elements, right? And the remaining elements of first sets will be that's going to be 2 you'll be cutting, and you'll be cutting 6, so you will be left with 4 comma 5, right? So b minus c is equals to 4 comma 5. Now you have a set of a minus b and b minus c. Now you can multiply these two sets. So let's see the multiplication. अब आप अपना क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन लिखेंगे, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई b माइनस सी इज इक्वल्स टू, पहले a माइनस बी का सेट लिखेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, एंड देन b माइनस सी का सेट जो है वो सेट लिखेंगे, एंड देन अगेन हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यानी कि नेक्स्ट लाइन के अंदर अगेन जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसे लिखेंगे, देन इज इक्वल्स टू, एंड देन इसके बाद विल बी, चूँकि हम इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं और हमने ये बात अंडरस्टैंड की थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होता है वो एक हमें ऑर्डर्ड पेयर्स की सूरत में मिलता है। हम उसको हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और हम सबसे पहले चूँकि हम इसको भी सेट ही कहते हैं, तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है कि फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 1,4, एंड अगेन फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 1,5। और ये बात अपनी जहन में रखिए कि दो कोऑर्डिनेट या दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो एक दूसरे से हमेशा कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। मेरे पास जो अभी कुछ चेकिंग के लिए जो कॉपी आई या जो रजिस्टर आए हैं, तो उसमें मैंने देखा कि बच्चों ने ये गलती की भी है कि उन्होंने ऑर्डर्ड पेयर्स को कॉमा से सेपरेट नहीं किया हुआ। तो काइंडली मेक श्योर कि आप जो है, और ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, ये भी अपने जहन में रखिएगा, ऐसा ना हो आप ऑर्डर्ड पेयर में भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर दें, राइट? ठीक है, तो इसी तरह से हम पहले एलिमेंट को जो मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो दूसरे एलिमेंट को अब मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट सेट का दूसरा एलिमेंट जो कि आपके पास 3 है, 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, that will be written as 3,4 and then comma and then 3,5, and इसी तरह से आपका जो राउंड कर्ली ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाएगा राउंड ब्रैकेट के बाद, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई मुश्किल बात थी, जो कोई चीज़ मुश्किल थी आपको जो समझ ना आई हो, चूँकि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को अटेम्प्ट किया होगा तो डेफ़िनेटली आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल की बात नहीं है इसको सॉल्व करना। ये आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। आपने जितनी आसानी से उन सवालात को किया होगा तो उससे ज़्यादा आसानी से आप इन सवालात को करेंगे, बल्कि इसमें आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप ये सवाल या ये एक्सरसाइज जो है इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको इसके रिमेनिंग पार्ट्स तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आई एम गिविंग यू पार्ट 2 एंड पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट 1 मैंने करा दिया है, पार्ट 2 एंड पार्ट 5 आप खुद से करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स, कुछ नई चीज़ें जो आपने क्लास 8 में यकीनन पढ़ी हुई हैं, हम उनको दोबारा से रिकॉल करते हैं और उनको दोबारा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। चूँकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही बात कर रहे हैं और हमें ये भी पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं राउंड ब्रैकेट की सूरत में, जिन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाते हैं? इनको कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। अच्छा, आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त हेडिंग देख रहे होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन। इस बात का क्या मतलब है, या हम यहाँ क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं? आपको याद होगा कि आपने ग्रेड 8, 7 में या और 6 में भी आपने ग्राफ यकीनन पढ़े हैं। ग्राफ पेपर को आपने स्टडी किया है, आपने ग्राफ पढ़ा है। यहाँ पे हम जो प्लेन की बात कर रहे हैं, व्हाट डज दिस प्लेन मीन? देखिए, प्लेन तो पहले आप इसको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर लीजिए। प्लेन इज़ एनी कंसिडर्ड प्लेस,
कोई भी कंसिडर्ड जगह जिसे आप खुद से कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो स्क्रीन इस वक्त आपके सामने है, दिस इज़ एक्टिंग एज अ प्लेन फॉर यू, राइट। ये आपके लिए एज एन प्लेन एक्ट कर रही है। बिलफर्ज आपके सामने एक बोर्ड हो, उस बोर्ड पे जितना भी हिस्सा है आप उस पूरे हिस्से को भी एज एन प्लेन, जितना आप बोर्ड को कंसिडर करेंगे दैट विल एक्ट एज अ प्लेन फॉर यू, राइट। इस वक्त आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद है, आप उसका जितना हिस्सा उसे कंसिडर करेंगे, अगर आप उसका चौथाई हिस्सा या फोर्थ पीस भी उसको कंसिडर करेंगे तो दैट विल बी एक्टिंग एज अ प्लेन फॉर यू, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सिस्टम है क्या? ये सिस्टम बेसिकली दो लाइंस पे मुश्तमिल है, ठीक है। इसमें जो है इस सिस्टम के अंदर जो है टू लाइंस आर सेलेक्टेड, ठीक है। किस तरह से सेलेक्टेड की जाती हैं टू लाइंस? इस तरह से कि उसमें से एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, बिल्कुल इस तरह से जैसे आपको नज़र आ रही है, और एक लाइन जो है वो वर्टिकल होती है, ठीक है। इस तरह से ये आपको, जैसे आपको ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो सबसे पहले लाइन थी, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल वन, और जो उसके बाद आई वो वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिस पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है। तो आप इन दोनों लाइंस का एक आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप देख सकते हैं कि जिसे मैंने जहाँ पे आपको ओ लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ओ के बराबर में बिल्कुल एक डॉट नज़र आ रहा है, ये डॉट बेसिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जो है वो डिनोट कर रहा है। अब आप ये भी बात समझ लीजिए कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इस प्लेन में ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। इस ओरिजिन पे हमारे पास बेसिकली जो चलें, इस बात को मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि इस ओरिजिन पे और क्या क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, और हम इस ओरिजिन को ओ से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? ओ से, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी बात अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक्सिस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और एक्सिस से पहले आपको प्लस के साइन के साथ VE लिखा नज़र आ रहा है। ये VE जो है ये बेसिकली नेगेटिव साइन का जो आखिर में VE होता है, ये उसको डिनोट कर रहा है। चूँकि आपको पता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव के आखिर में दोनों के लास्ट में VE आता है, तो उसको शॉर्टकट करने के लिए हमने प्लस के साथ VE लगा दिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? ये पॉजिटिव एक्सिस है। और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, लिखा हुआ भी है नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस बात से आपको क्या बात समझ आती है? यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस है। राइट हैंड साइड इज़ योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लेफ्ट हैंड साइड इज़ योर नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम गोज़ फॉर द वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पूरी वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है, ये पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। किसे रिप्रेजेंट करती है? वाई एक्सिस को। तो आप इसे एक्स एंड वाई प्लेन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? एक्स एंड वाई प्लेन भी कह सकते हैं। एक और थर्ड प्लेन भी होता है, लेकिन चूंकि अभी हमें यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसे डिस्कस भी नहीं करेंगे। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए जो बच्चे आगे आगे फर्दर हायर स्टडीज़ में इंजीनियरिंग को अडॉप्ट करते हैं तो उनके लिए ये बात मैं उन्हें बता दूं कि ये हमारे पास एक थर्ड प्लेन भी होता है एंड दैट इज़ दी जेड प्लेन, ठीक है। वो 3 डायमेंशंस में हम उस जेड प्लेन का भी जिक्र करते हैं, उसे भी डिस्कस करते हैं। बहरहाल हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स एंड वाई को डिस्कस करना है बहरहाल, ठीक है। तो वाई एक्सिस जो है ये हमारे पास वर्टिकल लाइन कहलाती है, और इस वाई एक्सिस को भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर ऑन द टॉप आपको ओ के अबव आपको नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव जहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ द पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अब जो है वो आपको नेगेटिव वाई एक्सिस भी लिखा हुआ नज़र आएगा कि यहाँ पे उसके ओ के ही डाउन पे आपको नेगेटिव वाई एक्सिस भी लिखा नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो अभी आपको पूरा का पूरा एक प्लेन नज़र आ रहा है जिसे हमने एक्स एंड वाई प्लेन भी कहा है,
इसी प्लेन को जो है वो कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसको प्लॉट भी कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है। उन ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पे प्लॉट किया जाता है। प्लॉट कैसे किया जाता है उसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, हम पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि आप ये देख सकते हैं कि हमने दो लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करवा के उसे बेसिकली हमने कुछ 4 हिस्से ऑब्टेन किया है। एक प्लेन है जिसे हमने 4 हिस्सों में ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। हमारे पास इस वक्त 4 हिस्से हमें नज़र आ रहे हैं। आपको पता है कि इन 4 हिस्सों में अगर मैं किसी भी एक हिस्से की बात करूं तो वो क्या कहलाएगा? चौथाई हिस्से को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? चौथाई हिस्से को अंग्रेज़ी में क्वार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्ट कहते हैं। तो अगर मैं क्वाड्रेंट कहूँगी तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी प्लेन के चौथे हिस्से की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से अभी आपको आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आएगा कि हमने ओरिजिन की बात की थी, राइट। ओरिजिन में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं उस वक्त बताना चाह रही थी वो मैं आपको अब बता दूं कि ओरिजिन के अंदर या ये जो पॉइंट है ओरिजिन का जहाँ पे आपको एक बहुत ही हाईलाइटेड सा बोल्ड डॉट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट पे एक्चुअली जो वैल्यू होती है या जो कोऑर्डिनेट होता है वो या जो व्हाट यू कॉल्ड कोऑर्डिनेट भी है। चलें आप इसको कोऑर्डिनेट से फ़िलहाल अंडरस्टैंड कर लें। ऑर्डर्ड पेयर से, यस आपको ऑर्डर्ड पेयर से याद है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो बेसिकली 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0 होता है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमेशा क्या होता है? 0,0 होता है। किस पॉइंट पे? जहाँ पे लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और जिस पॉइंट को आप ओरिजिन भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि ओरिजिन पे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ओरिजिन पे ऑर्डर्ड पेयर जो है वो हमेशा 0,0 होगा, राइट। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं जो हम जिस चौथाई हिस्से की बात कर रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि चौथे हिस्से को हम क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रेंट। और आपको यहाँ पे 4 हिस्से नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि हम एक्स एंड वाई प्लेन को यानी कि हम कार्टेशियन प्लेन को, ये जो पूरा का पूरा आपके सामने नज़र आ रहा है, हम इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ आपको लिखा नज़र आ रहा है ये बेसिकली पहला हिस्सा है, ये पहला क्वाड्रेंट है। ये दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ एक्स वाई प्लेन, राइट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक्स वाई प्लेन का। और आप इसी के नीचे एग्जैक्टली लिख सकते हैं कि मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है। मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट ओपन एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट क्लोज, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होंगी और y की भी जितनी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है। उसी के बराबर में आज देख सकते हैं कि मैंने सेकंड क्वाड्रेंट भी लिखा हुआ है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के एग्जैक्टली नीचे यू कैन सी कि आई हैव रिटन -x, y। Why I have written -x, y? बिकॉज यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी? नेगेटिव होंगी और y की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो क्या? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी पॉजिटिव एक्सिस के एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सब क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और इसी तरह से जो वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? वो भी सारी पॉजिटिव होंगी क्योंकि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, राइट। इसी तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर बन रहा है तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अब आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में यू कैन सी कि देयर इज़ रिटन लेफ्ट हैंड साइड पे आपके लिखा हुआ है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस। जब वहीं पे नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखा हुआ है इसका मतलब है x की वैल्यूज़ जितनी भी आपके पास होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। और जो आपके पास y एक्सिस जो आपके आप देख रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव y एक्सिस है तो y एक्सिस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, राइट। अब हम इससे आगे मज़ीद अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट के बराबर में अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड के बिल्कुल नीचे क्या होगा?
बिल्कुल सही, आपने सही समझा। वो क्या होगा? वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अब आप मुझे बताइए कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बन सकता है? सोचें, आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल उसी सीक्वेंस को देखिए जिस सीक्वेंस को मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है। आप देखिए कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू आ रही है? हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है। और हमारे पास और क्या आ रहा है? हमारे पास जो वाई एक्सिस है वो भी नेगेटिव शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी माइनस एक्स लिखा जाएगा और वाई एक्सिस भी, वाई एक्सिस से हमारे पास चूँकि वाई की नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वाई को भी क्या लिखा जाएगा? माइनस वाई लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, ज़रा देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं बिल्कुल सही है। हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं बिल्कुल माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यू कैन सी कि हमारे पास चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चूँकि हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एक्स क्या है? हमारे पास यहाँ पे एक्स पॉजिटिव लिखा हुआ है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कि वाई एक्सिस है वो चूँकि नेगेटिव वाई एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास माइनस चूँकि नहीं लिखा हुआ था तो मैंने अब यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो y होगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव y होगा, राइट? क्योंकि हमारे पास जो y एक्सिस की वैल्यू है वो क्या आ रही है? वो हमारे पास नेगेटिव आ रही है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे माइनस भी y भी हमारे पास नेगेटिव होगा। तो अगर स्टूडेंट्स आप ये इस चीज़ को अच्छे से मेमोराइज़ कर लें और आप इसको अपनी टिप्स पे याद कर लें कि जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है x एंड y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होगी एंड y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड y की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर ये चीज़ आप अपनी टिप्स पे याद कर लें तो आपके लिए अब जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो नेक्स्ट एक और इस पे अब आप सपोज़ कीजिए, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेंट वाली बात तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे अब आगे बढ़ते हैं, अब इससे आगे ये बढ़ते हैं कि सपोज़ कीजिए कि इसी एक्स वाई प्लेन पे हम एक पॉइंट को सपोज़ करते हैं। सपोज़ का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सपोज़। सपोजिशन का मतलब ये है कि आप अज्यूम करें। ठीक है, आप अज्यूम ये कीजिए कि हम एक पॉइंट है जो कि पी से डिनोट हो रहा है। किससे डिनोट हो रहा है? पी से। आप एग्जैक्टली एम के ऊपर देख सकते हैं, एग्जैक्टली एम के ऊपर पी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली अ पॉइंट जिसे हम सपोज कर रहे हैं इस एक्स वाई प्लेन पे। और वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। इस बात को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं? इस बात को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि आप ये देखिए कि हमारे पास O से लेके M तक का जो डिस्टेंस है या जो पॉइंट M है जो आपको पहले से ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये बात तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास M है और N जो आपको कैपिटल M और N जो लिखे नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली कुछ वैल्यूज़ हैं जिसको हमने मार्क किया है यहाँ पे, ये उसे डिनोट कर रहे हैं। आप उन वैल्यूज़ को तो अभी उन वैल्यूज़ पर तो मत जाएं और उन वैल्यूज़ की भी तो हम बात नहीं कर रहे। हाँ, हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि एक पॉइंट P है, वो पॉइंट P हमारे पास कैसे आया है? वो पॉइंट P ऐसे आया है जब हमने x एक्सिस पे M को हाईलाइट किया है और y एक्सिस पे N को हाईलाइट किया है। ठीक है, क्या किया है हमने? जब x एक्सिस पे M को हाईलाइट किया है और y एक्सिस पे N को हाईलाइट किया है। ठीक है, अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि इस पॉइंट P पे हम x एंड y को कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे हैं? वो लिखने का अंदाज़ ऐसा होता है कि ये जो x की वैल्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये x की वैल्यू हमारे पास ऐसे आती है कि ये बेसिकली O से लेके पॉइंट M तक के डिस्टेंस को डिफ़ाइन कर रही होती है। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक डिफ़ाइन कर रही होती है? पॉइंट O से लेके पॉइंट M तक के डिस्टेंस को डिफ़ाइन कर रही होती है। अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज़ यहाँ पे मेरे पास होता 1,
ये आपको छोटी छोटी लाइंस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ और ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये लाइंस जो हैं बेसिकली, ये जो लाइंस मैंने आपके सामने ड्रॉ की हैं ये जस्ट एक रफली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाई हैं। अब ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, आप देख सकते हैं कि ये लाइंस कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी कि जो पहली रेड लाइन है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। जो दूसरी रेड लाइन है, अब ये बात आप जहन में रखिए, चूँकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो पहली लाइन जो है, मैं यहाँ पे नंबर्स नहीं लिख रही अभी फ़िलहाल, आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जस्ट उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि पहली जो लाइन है वो पहली लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, जो सेकंड लाइन है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो थर्ड लाइन है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो फोर्थ लाइन है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब मैं ये बात कह सकती हूँ कि ये जो पॉइंट M है ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, क्या डिस्टेंस है इसका, इसका डिस्टेंस है 4। What is the distance of this point M? This point M is far from O by 4, right? इसी तरह से अगर मैं पॉइंट N की बात करूं तो ये जो पॉइंट N है इसको भी मेजर करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लाइंस बना देती हूँ, ठीक है, ताकि आप इस बात को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब हम इन लाइंस को दोबारा काउंट करते हैं, क्योंकि हमने अभी शुरू में क्या कहा था, हमने कहा था कि ये जो ईच लाइन है, दिस ईच लाइन इज इक्वल्स टू 1, राइट, यानी कि आफ्टर द नेक्स्ट लाइन दी 1 विल ऐड ऑन, राइट। तो हमारे पास हमने ये तो बात समझ ली थी कि ओरिजिन पे हमारे पास जो है वो क्या होता है, 0 होता है नंबर। व्हाट इज़ द नंबर एट ओरिजिन, द नंबर इज़ 0, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो 0 से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, डेफिनेटली 1 आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास जो पॉइंट N है वो y एक्सिस पे जो पॉइंट N है वो ओरिजिन से कितना दूर है, वो ओरिजिन से 5 यूनिट्स दूर है। कितना दूर है, 5 यूनिट्स दूर है। या आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं, चूँकि अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो हम यही कह सकते हैं कि पॉइंट N पॉइंट O से 5 सेंटीमीटर या 5 डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन N एंड O इज़ 5, राइट। तो अब इस तरह से हम चूँकि यहाँ पे फिल वक्त नंबर नहीं लिख रहे और आपको पॉइंट में यानी कि जो ये कैपिटल ये जो P है, इस P में आपको X लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हमने अभी यही अज्यूम किया है कि O से लेके M तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, X है, और O से लेके N तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो Y है। क्योंकि वो Y एक्सिस पे है इसीलिए वो Y है, और O से लेके M तक का डिस्टेंस जो है वो X है क्योंकि वो X एक्सिस पे है, राइट। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि हमने P को x, y लिखा है। क्या लिखा है, P को x, y लिखा है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि अगर O से लेके N तक का डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बिल्कुल ये बात समझा दूँ यहाँ पे कि चूँकि O से लेके M तक का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा उस डिस्टेंस के जो कि हमारे पास N से लेके P तक का डिस्टेंस होगा। कॉमन सेंस की बात है ना, क्योंकि जब पॉइंट P M से उतना ही फार है जितना वो N से फार अवे है, राइट। इस बात को दोबारा से अंडरस्टैंड कीजिए, ये डिस्टेंस N से लेके P तक का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा O से लेके M तक के डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं। अब हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं। O से लेके N तक का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होगा जो डिस्टेंस M से लेके P तक का होगा, राइट। तो मैं इसको इस बात को इस तरह से भी कह सकती हूँ, यहाँ पे कुछ आपको वर्डिंग लिखी हुई नज़र आ रही है कि मैं इस बात को इस तरह से भी कह सकती हूँ कि x इज़ इक्वल्स टू OM डिस्टेंस एंड y इज़ इक्वल्स टू MP डिस्टेंस। यानी कि ये जो हमारे पास MP डिस्टेंस है ये किसको डिनोट कर। थैंक यू सो मच, और अपना काम जो है वो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।